वंदे मातरम। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप 10th के बाद 11th और 12th में क्या क्या विषय ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम 12th के बाद क्या क्या सब्जेक्ट लें, क्योंकि 12th के बाद बच्चा इस चौराहे पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसको ये नहीं समझ में आता अब हम क्या करें। वैसे हम देखते हैं कि लगभग 70% बच्चों को ये नहीं मालूम कि अब हमें अपनी स्ट्रेंथ पर कैसे कार्य करना है। अभी बताया था मैंने कि हम किस तरीके से अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास समय है 25 साल तक क्या आयु का, वो समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस इम्पोर्टेंस को हमने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया है। 12th के बाद बच्चा ग्रेजुएशन में आएगा। जो साइंस से पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो चाहे पीसीएम से हों, वो पीसीबी से हों, उनके लिए तो बहुत सारे विकल्प खुले हुए रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर साइंस वाले हैं, मैथ से उन्होंने किया है, तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा उनकी सबसे पहली प्राथमिकता एनडीए की परीक्षा की होनी चाहिए। उन सबको एनडीए की परीक्षा जरूर देनी चाहिए। उसके बाद 12th बेस के बाद मैथ में बीएससी अगर वो करता है तो वो टीचिंग लाइन की तरफ जा सकता है। बीटेक में बहुत सारी उसके पास विकल्प खुले हुए हैं, उन सब्जेक्ट को चुनकर वो बीटेक में एडमिशन ले सकता है। सरकारी गैर सरकारी आईआईटी से लेकर पॉलिटेक्निक तक जितने भी विषय हैं वो सब मैथ से कर सकता है। वो इंटर के बाद भी कुछ आईआईटी और पॉलिटेक्निक 10th के बाद भी होती हैं, कुछ जगह पर होती हैं, वो भी वो खुला हुआ उनका ऑप्शन है। जो बायोलॉजी से करते हैं वो ये मत सोचे कि वो केवल मेडिकल के लिए है या एमबीबीएस के लिए या नीट के एग्ज़ाम के लिए ही है। वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। उसके अलावा जूलॉजी बॉटनी से बीएससी कर सकते हैं। बॉटनी से अगर वो बीएससी करते हैं, आगे आने वाले टाइम में पर्यावरणविद के साथ साथ ना जाने कितनी सरकारी नौकरियों में उनको भाग मिलता है और उसमें प्रतिभाग करके वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा आता है जो आर्ट सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, क्योंकि आर्ट में क्या होता है, हमारे यहाँ जो 12th में स्कूल हैं उनके पास सभी विषय नहीं होते। उन विषयों के ना होने के कारण क्या होता है, किसी में मान लो आर्ट है, किसी में सिविक्स है, किसी में होम साइंस है, किसी में ज्योग्राफी है। उस तरीके से बच्चों को क्या होता है, कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल पाता, क्योंकि जो भी स्कूल हैं वो अपने हिसाब से इनको चूज़ करते हैं। वो अपने बच्चों की स्ट्रेंथ को देखकर या उनके पास जितनी सुविधाएं हैं उनके हिसाब से बच्चों की, शायद मेरा अपना मानना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसीलिए छोटे शहरों में विशेषकर ये प्रचलन है कि बच्चे को साइंस से ही पढ़ाओ ताकि उसका भविष्य सुनिश्चित हो और वो खुला हुआ भविष्य रहे। पर जो आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सामने बड़ी दुविधा है, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि आर्ट साइड से पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को मानसिक तौर से बहुत मजबूत रखें, अनुशासन में रहें, क्योंकि एक बहुत जीवन का एक मूल मंत्र मानो कि आप अपनी लुक से ज़्यादा अपनी बुक पर ध्यान दो। अगर आप अपनी लुक से ज़्यादा बुक पर ध्यान दोगे तो शायद आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक होंगे। दूसरी बात, जो कॉमर्स से बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ये मत सोचिए कि वो सीए ही करना है, उनके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन खुले हुए होते हैं। सभी बच्चों को चाहे कुछ भी हो, आज भी हमारे भारत में ये प्रचलन है कि सरकारी नौकरी का एक अलग ही चार्म है। उनके प्रतिभाग के लिए आपको अवश्य ही एफर्ट करनी चाहिए, अपनी 100% उसमें दें। अगर आपके 1% नहीं भी होता तो आप दूसरे विभाग की तरफ को जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि नौकरी ही भविष्य है, ये दिमाग से मत बिल्कुल निकाल दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मत सोचना कि नौकरी पाना ही भविष्य है, या अगर आप नौकरी करेंगे तो ही आप भविष्य को सुनिश्चित या सिक्योर कर सकते हैं। अपने पास सेकंड बैकअप हमेशा रखें कि अगर आप एक चीज़ में फेल हो जाएं तो इतनी स्किल आपके पास होनी चाहिए कि आप दूसरे के लिए बी प्लान पर काम करके सफलता को प्राप्त कर सकें, अपना जीवन सर्वाइव कर सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो नौकरी के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, और बहुत से ऐसे भी हैं जो और फील्ड में जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते। इसलिए मानसिक संतुष्टि और आपका अनुशासन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरती हैं। जो बच्चे आर्ट साइड से
ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं वो क्या क्या सब्जेक्ट लें, या जो बीएससी करेंगे बायोलॉजी से करेंगे या मैथ से करेंगे। आगे हम बताएंगे कि उनमें भी आप क्या क्या सब्जेक्ट लेकर अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सभी के सामने एक ऑप्शन है कि वो टीचिंग के लिए सब खुले हैं, वो साइंस वाले भी हैं, वो बायोलॉजी वाले भी हैं, वो कॉमर्स वाले भी हैं, वो आर्ट साइड वाले भी हैं, वो सभी टीचिंग के लिए खुले हुए हैं। वो टीचर बन सकते हैं भविष्य में जाकर अपने अपने विषयों से। एलएलबी के लिए खुले हुए हैं, आप सभी बच्चे एलएलबी को ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। उसके अलावा आप जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के या इंटर लेवल के सरकारी नौकरी की परीक्षाएं देने के लिए हैं, उनमें भी बहुत सारियों में आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे रेलवे की आती हैं, एसएससी की आती हैं, एसजीएल की आती हैं। इन सभी नौकरियों में आप प्रवेश के लिए या प्रतिभाग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उन सब में भी आप चूज कर सकते हैं अपने अपने विषय के हिसाब से। सबसे बड़ी बात है जो पीसीएस आईएएस के लिए करते हैं या सीए के ही लिए कर रहे हैं, उन बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि वो अभी से ही कमांड करके चलें और ऐसी कमांड बना के लेके चलें जो आपको उस लेवल पर पहुंचने के बाद दिक्कत ना करे, या उन सब्जेक्टों को अभी से ही आप अपनी पकड़ मजबूत बनाकर उनमें प्रतिभाग के लिए सपने देख सकते हैं। सपने जो देखेगा वो ही साकार भी करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि लुक से ज्यादा अपनी बुक पर ध्यान दीजिए। अपने सपनों के पीछे आपको ही दौड़ना है। आपका सबसे बड़ा मित्र आप स्वयं हैं। आप स्वयं से बातें कीजिए और अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी दोनों पर काम कीजिए। आज ही एक पेपर पेन उठाइए, उसमें लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी 10 मजबूती क्या है, मजबूत पक्ष क्या है, और 10 पॉइंट आपके सबसे कमजोर क्या है। उन पर ही आप काम कीजिए और उसके बाद विषय चयन कीजिए। अभी भी समय है। आप अगर सचेत रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो शायद भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। भारत के लिए अपने आप को झोंक दीजिए ताकि आप भारत की सेवा कर सके। जय हिंद।